अब अगर हम किसी फंक्शन को ऐसे पॉइंट पे देख रहे हैं जहां पर आइसोसेमेट्री है बट सिंपल पोल नहीं है, पोल मल्टीपल ऑर्डर का है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो एसेंशियल के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कुछ से मल्टीप्लाई करो लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पोल में तो ये अवेलेबल है कि z माइनस z पावर m से मल्टीप्लाई करो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन एसेंशियल में ऐसा नहीं है। रिमूवल में सिंगुलरिटी हमेशा जीरो आएगी, पोल में जीरो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, एसेंशियल में जीरो आ भी सकती नहीं, डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट 1 अपॉन z माइनस a। तो अगर सिंपल पोल नहीं है तो देखिए जरा, एफ जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m प्लस समेशन बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू पावर माइनस n, n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सपोज इट हैज पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर m, तो ये क्या तरह जाएगा, लेट f हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल टू z नॉट, तो ये कहां तक जाएगा, फिर m तक जाएगा, एंड साथ में bm इज नॉन जीरो। उसके बाद के सारे जीरो होंगे ना, जिस ऑर्डर का पोल होता है वो कोएफिशिएंट नॉन जीरो होता है, वही तय होता है। उसके पहले के जीरो है या बाद के जीरो है, बाद के सारे जीरो है ही, उसके पहले भी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर सिर्फ एक टर्म है ना ये और बाकी सारे पॉजिटिव है, तब भी इट हैज पोल ऑफ ऑर्डर 100, ठीक है। जो लार्जेस्ट नॉन वैनिशिंग जीरो वो कोएफिशिएंट होता है वही ऑर्डर बनेगा। दिस इज व्हाट नाउ इफ आई मल्टीप्लाई बाय z माइनस z नॉट टू द पावर m एफ जेड, इट विल बी व्हाट, a n z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस m, और प्लस पहला टर्म क्या है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, bm b1 अपॉन z माइनस z नॉट, और उस पर ये मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, b1 अपॉन ऊपर आएगा। अब तो एक कहा b1 पावर m माइनस 1 है ना, और अगला b2, बिल्कुल सारी खत्म हो जाएंगे ना, bm माइनस 1 z माइनस z नॉट प्लस bm, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a नॉट z माइनस z पावर m, टू वन कांस्टेंट टर्म, डिग्री 1 टर्म, डिग्री 2 टर्म एंड सो डिग्री m माइनस 1 टर्म, और डिग्री m टर्म यहां से और बाकी आगे। इट इज ऑफ द फॉर्म समेशन a n समेशन c n z माइनस z नॉट पावर n, n वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और व्हाट इज cn, व्हाट इज c0, कांस्टेंट bm, व्हाट इज c1, b m माइनस 1, तो कैन आई से इट इज b m माइनस n when n is less than m, और what is coefficient of z माइनस z पावर m, cm क्या आएगा यहां से, a नॉट, cm क्या है यहां पर, कोएफिशिएंट ऑफ z माइनस z पावर m, वो यहां से क्या आ रहा है, a नॉट, ये कैसी होगी, पावर सीरीज, और चूंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये सीरीज कहां, दिस लिमिट एग्जिस्ट, this power series, so this is equal to, we can say some phi z, and what is phi of a naught, phi of z naught equal to c naught equal to bm नॉन जीरो, उल्टा करके यहां कर देते ना, b a नॉट, c नॉट क्या है यहां पर, n इक्वल टू 0, bm सही तो है ना, n इक्वल टू 0 पे यहां से b c0 क्या आएगा, bm आएगा ना, और bm क्या है, नॉन जीरो। तो क्या लिख लिया हमने कि जो f एंड हैंस एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m, where phi is analytic and non-vanishing in a neighborhood of z naught।
जब आपने टेलर सीरीज किया था वहां यह बताया था किसी पॉइंट पे जीरो हो किसी ऑर्डर का तो हम उसको नए ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं कैसे, z माइनस जेड नॉट पावर m इंटू सम फंक्शन फाइव जेड। अब आप कह पा रहे हो कि अगर पोल है किसी ऑर्डर का m का, दैट फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस वेयर फाई इज एनालिटिक एंड नॉन वैनिशिंग इन नेबर ऑफ जेड नॉट। ये अलग रिजल्ट था। स्टेटमेंट लिख लीजिए, phi is analytic and non vanishing। समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन? इनवर्सली भी ट्रू है, ये बड़ा रिजल्ट बनाता है इफ एंड ओनली अगर किसी फंक्शन के पास एनालिटिक फंक्शन है एक्सेप्ट एट ए, एम ऑर्डर का पोल है ना, इट इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड कन्वर्सली। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखिए सारी समरी के बाद। ऐसा छाप रहे हैं अभी, हैं छाप लिया? हाँ क्या? एनालिटिक इन अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, है ना? ना ऐसा भी नहीं, जेड अपॉन साइन जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट कर दो ना, एंटायर है ना ऊपर वाला, हो जाए उसकी श्रद्धा है वो तो। इफ एफ हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट जेड नॉट, if f has pole of order z naught of order m at z naught, जो पूरा कंक्लूजन भी है कि if f has pole of order m at z naught, then there exists non-vanishing analytic in a neighborhood of z naught, there exists non-vanishing analytic function in a neighborhood of z naught, say phi z, नाम भी दे दो उसको, say phi z, such that fz equal to phi z upon z minus z naught to the power m, and conversely that is if fz equal to phi z upon z minus z naught to the power m, and phi z naught is phi is analytic and phi is analytic in a neighborhood of z naught, जो कन्वर्सली है वो लिखवा रहे हैं, इफ एफ जेड इक्वल टू जेड, एफ जेड इक्वल टू फाइव जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट पावर एम, ये तो कन्वर्स में, एंड फाइव इज एनालिटिक इन अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एंड फाइव जेड नॉट इज नॉन जीरो, फाइव ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, देन जेड नॉट इज पोल ऑफ ऑर्डर एम। अब एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, हम टेलर जब फर्स्ट सेक्शन में थे हम लोग, सिंगुलरिटी जहां डिस्कस की थी हम लोगों ने, वहां सिंगुलरिटी हमने डिफाइन की थी ऐसे कि इफ जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर एम इंटू एफ जेड दिस लिमिट एग्जिस्ट नॉन जीरो, देन एट जेड नॉट फंक्शन हैज पोल। वो डेफिनेशन थी, और ये लोग डिफाइन करते हैं एक्सपेंशन की हेल्प से कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एक्सपेंशन होता है, और इस एक्सपेंशन में जब भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे प्रिंसिपल पार्ट में तो हम बोलते हैं पोल, और ऑर्डर डिसाइड हो जाता है यहां से। ये डेफिनेशन की, वो हमारी वो डेफिनेशन है। अगर हम सिंपल उसने ये दिया तो वन वे तो प्रूफ कर दिया मैंने। कन्वर्स वाली बात है कि एफ जेड इक्वल टू उसने दिया हुआ है फाइव जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट पावर एम, और फाइव जेड नॉट इज नॉन जीरो, फाइव इज एनालिटिक। मैं सीधे इसमें z माइनस जेड नॉट पावर m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये तो एनालिटिक है, ये लिमिट क्या आ जाएगी एग्जिस्ट करेगी? फाइव ऑफ जेड नॉट ही आएगी, नॉन जीरो। तो हो गया पोल ना मेरी डेफिनेशन से। बट ये लोग नहीं मानेंगे डेफिनेशन को, क्योंकि इनकी डेफिनेशन क्या है? इनकी डेफिनेशन क्या है
कि इसके लॉरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म होने चाहिए और जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1/z माइनस z नॉट का वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये तभी मानेंगे। ठीक है, वैसे ही करो आप फिर उसको, और उसका फायदा अलग हो जाता है। वो कैसे? ये 1/z माइनस z नॉट टू पावर m ऐसे लिख लिया। फाई इज एनालिटिक, सो मस्ट हैव टेलर सीरीज नियर z नॉट। What is C naught? Phi Z naught. What is C1? Phi dash Z naught. And so on. तो ये पूरी सीरीज क्या बन गई? C naught अपॉन Z माइनस Z naught टू द पावर M प्लस C1 अपॉन Z माइनस Z naught टू द पावर, ठीक है, C M माइनस 1 अपॉन Z माइनस Z नॉट और प्लस सी एम प्लस 1 एंड सो ऑन। आ गई। व्हाट इज सी नॉट? नॉन जीरो, लिखा ना आपने, सी नॉट इक्वल टू फाई Z नॉट। As C naught is non-zero, the principal part has only finite terms with C naught non-zero. So this gives you what? Hence, Z minus Z. Okay, Z naught is pole of order M. एक चीज कंफर्म हो गई। साथ में एक चीज और मिल रही है। What is residue? Residue क्या है? C m minus 1. Equal to C m minus 1. What is C m minus 1? D m minus 1 dz m minus 1 और क्या? phi z, यही है, अपॉन m minus 1 फैक्टोरियल। ये होता है ना CM, f n a अपॉन n फैक्टोरियल ना, ये आ गया। और phi z यहां से देखो क्या है, दिस इंटू दिस। तो एक्चुअली मेरा जो C रेजिड्यू आया है, C m minus 1 जो आया है, दैट इज 1 अपॉन m minus 1 फैक्टोरियल d m minus 1 ओवर dz m minus 1 z minus z नॉट टू द पावर m इंटू एफ जेड, और फिर लिमिट, और इसकी लिमिट z टेंस टू z नॉट। ये डायरेक्ट रख नहीं सकते यहां पर, तो लिमिट निकालनी पड़ेगी आपको। तो इस कन्वर्स से ना फार्मूला मिल गया रेजिड्यू का एट हायर ऑर्डर पोल। कन्वर्स प्रूफ तो वैसे भी कर सकते थे हम ना सीधे, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इन दिस फैशन वी कुड डिराइव द फार्मूला फॉर रेजिड्यू ऑफ हायर ऑर्डर पोल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कंफर्म? तो आपको रेजिड्यू निकालना एट डिफरेंट पोल। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हैं उसको? ये एफ जेड इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यहां से फाइव इक्वल टू दिस इंटू दिस आ जाएगा व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिट एक्स करती है 0 पे, हमें दोनों की कंडीशन में क्या लिमिट निकालनी पड़ेगी, इसलिए ये कर रहे हैं। मतलब अगर साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर है तो कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब है, इसका ऑर्डर 3 का पोल है कि नहीं? कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब पे और किस ऑर्डर का पोल है? 3 का पोल है। या तो एक्सप्रेशन निकाल लो आप, नहीं तो अगर आपको निकालना होगा तो पहले तो इसमें जेड क्यूब से मल्टीप्लाई करो, जो फंक्शन बनेगा उसका कौन सा डेरिवेटिव? एक कम, सेकंड डेरिवेटिव किसका? इसका कॉस जेड का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन जेड, सेकंड डेरिवेटिव माइनस कॉस जेड। इसमें लिमिट जेड टेंड टू 0, तो ये आ गया मेरा -1 और डिवाइडेड बाय, तो दिस इज रेजिड्यू ऑफ कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब एट जेड इक्वल टू 0। नहीं तो आप एक्सप्रेशन से भी निकाल लीजिए, बट दैट गिव्स यू अ फॉर्मूला। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए भाई, 15 मिनट और हैं अभी। ए यार, ये तो 4 बार लिखता हूं तो मेंशन हो जाता है। ठीक है ना? अरे ठीक है।
बड़े नहीं होते, सारे बच्चे रह जाते हो तुम लोग बार बार, ठीक है। ज्यादातर लोग ना क्लास में अभी भी दे आर फीलिंग अभी वो बच्चे हैं, वो भूल जा रहे हैं उनकी एमएससी में हो गई, अब लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेटल हो जाओ। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ तीनों का, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं अभी बड़ा होने से मना करते हैं कि नहीं सर अभी तो बच्चे हैं। उनको सार कि आप लोग एमएससी कर चुके हो भाई, बड़े हो जाइए, जल्दी से बड़े हो जाइए, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। जल्दी से, यू नीड टू गेट, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेंशंस थे टेलर्स एंड लॉरेंट। इसी में एक टर्म आता है रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। एक चीज समझिए, थामा, अगर फाइनाइट सिंगुलरिटी है, मान लीजिए A1, A2, A3, AK, ये K पॉइंट पे सिंगुलरिटीज हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है इसके अराउंड, ओरिजिन के अराउंड, इतना बड़ा कि सारी सिंगुलरिटीज उसके अंदर आ गई, इंटीग्रेट कर लिया, क्या आएगा आंसर? 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब मैंने जो सर्कल था, अभी तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज था, पॉजिटिवली ओरिएंटेड, मैंने उसको रिवर्स कर दिया। अब दिस इज अराउंड इन्फिनिटी। ये जो गामा एफ जेड डी जेड है, एंड गामा मान लीजिए दिस, सपोज दिस इज इक्वल टू आर कंटेनिंग ऑल दी सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड, ऑल दी सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड। तो वो तभी पॉजिटिव फाइनाइट हो अगर इनफाइनाइट हो गई, इसके अंदर इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज आ गई, दिस इज अ बाउंडेड सेट, तो उसके पास क्या आ जाएगा? लिमिट पॉइंट। बाउंडेड, एवरी इनफाइनाइट बाउंड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, और वो किसका लिमिट पॉइंट होगा? सिंगुलरिटीज का। तो कैसी हो जाएगी फिर ये सारा खत्म। We never integrate a function around any non-isolate singularity. Non-isolate singularity के नेबरहुड में कुछ भी एनालाइज नहीं हो पाता। एक सिंगुलरिटी दुखी कर देती है आपको, और उस सिंगुलरिटी के नेबरहुड में इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज हैं। You are not able to analyze function near non-isolated singularities. The behavior is absurd. ठीक है? So you don't integrate any function in a neighborhood of non-isolated singularity. The curve never contains any non-isolated singularities if you are integrating a function f. Clear? So suppose if f has finite singularity, if f has finite singularities, then in this there exists R such that it contains all the singularities. If f has finite singularities, then there exists R such that this circle contains all the singularities, because finite bounded set बनेगा, and then this is equal to, तो this is gamma equal to 2 pi I and summation जो भी मेरा Ri, I vary from 1 to K, sum of residues, and this gives you minus gamma fz dz equal to minus 2 pi I 1 to K। कर सकते हैं ऐसा? सिंपल माइनस किया, बट इसको जो विजुलाइज किया गया है ना, देन वी से दिस इज इंटीग्रल अराउंड अ कर्व कंटेनिंग इन्फिनिटी। दिस इज इंटीग्रल अराउंड इन्फिनिटी, और इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा 1/2 पाई आई माइनस गामा एफ जेड डी जेड, दिस विल बी व्हाट? माइनस सम ऑफ रेजिड्यू इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। यही तो आया। दिस इज डिफाइंड एज रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो रेजिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी जो होता है ना, वो ऐसे डिफाइन होता है, मतलब ये तो यहां माइनस गामा या माइनस साइन यहां लगा लीजिए, वो आ जाएगा ना। तो अगर आपको इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालना है, तो आप एक ओरिजिन के अराउंड ऐसा सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें सारी सिंगुलरिटीज आ जाएं। अब जो इंटीग्रल आएगा उसको 2 पाई आई से डिवाइड कीजिए, जो बचेगा वो रेजिड्यू आएगा इन्फिनिटी पे। और यहां देख रहा हूं तो वो ये आ रहा है, दैट इज सम नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रेजिड्यू इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी एक तरीका ये हो गया निकालने का, जैसे एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 2/z माइनस 1 प्लस 1/3 z माइनस 2, ये है मेरा एक फंक्शन है।
इस फंक्शन का इनफिनिटी पे रेसिड्यू बताइए। जब इस फॉर्म में लिखा हो ना, सीधे इनके कोफिशिएंट ही रेसिड्यू होते हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z? 1 माइनस 2 1/3। व्हाट इज सम ऑफ रेसिड्यू? 1 माइनस 2 प्लस 1/3। क्या आ जाएगा ये? -1 प्लस 1/3 माइनस 2/3। This is residue, sum of residue in the finite part of complex plane. So what is at infinity? At infinity, the residue is 2/3. समझ गए? At infinity, residue is 2/3. Sum of residue finite part में निकाल लीजिए और infinity वही आ जाएगा। आइसोलेट करने के लिए केवल। तो नहीं, उसको तो फिर आप ना अल्टीमेटली नहीं रिमूव कर पाओगे। ये बना के रिमूव करने मतलब कि इंटीग्रल के तौर पर वो बाहर आ जाता है, इंटीग्रल इस पे बचता है केवल। बात वही लौट के आ गई ना। आपने जब किया था रिमूव, याद होगा आपको, मुझे याद आ रहा है आपने ये किया था सी और गामा, तो इसके अलग करके ना। बट ये जो बाहर सी था वो इसके अराउंड तो आ गया था गामा, तो अभी भी बात वही रह गई है ना, वही तो हुआ ना। सो यू कांट डू, और यू कैन नेवर एनालाइज अ फंक्शन नियर नॉन आइसोसिमिलरिटी। वहां पर इनफाइनाइट सिमिलरिटी है, आप कितने भी करीब जाओगे इनफाइनाइट सिमिलरिटी से जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो द लिमिट और वट एवर दिस थिंग दे फेल टू एग्जिस्ट इन एवरी नेबरहुड। तो ना तो वैल्यू है ना इट कैन नॉट बी जनरलाइज, कुछ नहीं कर सकते आप उसके बाद। कम से कम पोल में ये था कि पता है इन्फिनिटी में जा रहा है, रिमूवल मालूम है कि एग्जिस्ट कर रही है। एसेंशियल में तो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। सो रेसिड्यू एट इनफिनिटी इज इक्वल टू द मीन्स नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। जैसे वो cos z अपॉन z क्यूब प्लस साइन z अपॉन z टू द पावर से 4, इस फंक्शन का इनफिनिटी पे रेसिड्यू क्या आएगा बताइए। फाइंड द रेसिड्यू एट इनफिनिटी फॉर दिस। ये तो आया सम, अब इनफिनिटी क्या आता है इसका नेगेटिव, तो अब क्या आएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या रेसिड्यू आएगा उसका। इसका कितना आया है, इसके 0 पे कितना है, हाफ या माइनस हाफ, माइनस हाफ इसका, और इसका कितना आया 1/6 प्लस का माइनस का। ये z क्यूब वाला फैक्टोरियल टर्म आएगा जो माइनस आएगा, z माइनस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो माइनस आएगा -1/6। ये कितना हो गया टोटल 314, 4/6 मतलब -2/3। और इनफिनिटी पे क्या जाएगा इसका नेगेटिव, फिर से 2/3। ये हो क्या रहा है, हम रैंडम लिख रहे हैं, 2/3 आ रहा है। क्लियर चांस है। ये तो 0 पे सिंगुलरिटी, इसका इस पूरे फंक्शन के पास केवल एक सिंगुलरिटी है, कौन सी 0 पे। किसका, ओ ये गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अरे थमो, कुछ भी ना, ऐसे नहीं खेल रहे। देखो देखो देखो, वैसे ये मैथड बहुत काम आ गया, लेकिन करना क्या चाहिए आपको, पूरे एक्सपेक्ट एक ही सिंगुलरिटी है 0, तो दो सिंगुलरिटी कहां जोड़ रहे थे हम लोग, दोनों में एक ही सिंगुलरिटी है 0, ठीक है। और फिर इस पूरे फंक्शन में एक ही सिंगुलरिटी है 0, तो उसी वैल्यू निकालना है आपको, और कहीं तो नहीं है ना। इसकी भी 0 पे, इसकी भी 0 पे है, तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो कोफिशिएंट 1/z दोनों से आएगा, वो चांस की बात है कि वो यही आया। ऐसे करना नहीं चाहिए आपको। इस पूरे एक्सपेंशन में 1/z का टर्म यहां से आएगा, उसका कोफिशिएंट 1/2, 1/z का कोफिशिएंट यहां से आया -1/6, ये कोफिशिएंट 1/z का होगा पूरे एक्सपेंशन में, इसलिए ये रेसिड्यू आया, इसे प्लस आया था
एक सेकेंड, थमा दैट पावर 1 जेड स्क्वायर जेड 1 माइनस प्लस, कहां से आया माइनस? कॉज जेड एक्सप्रेशन क्या होता है? 1 माइनस ये जेड, ये ठीक है। एक चीज समझिए, ये थोड़ा सा जो हम ऐसे कर रहे थे इससे बचने की कोशिश कीजिए कि हम दोनों में अलग अलग हैंडल कर ले, ठीक है। यहां 0 का कोफिशिएंट जेड 1/z कोफिशिएंट और यहां भी 1/z कोफिशिएंट, ये एक्चुअली सिंगुलरिटी नहीं निकालना चाहिए था हमको। वहां पर हम बोलते इसमें 1/z का टर्म आएगा, इसमें 1/z टर्म आएगा, दोनों एक्सपेंशन का सम में जो 1/z का टर्म आएगा दोनों के कोफिशिएंट सम आएगा। यहां कोफिशिएंट 1/2 है और यहां कोफिशिएंट -1/6 है, तो दिस इज व्हाट -2/3 is the coefficient 1/z in the whole expansion. So residue at z equal to 0 for this function is -2/3. So जो टोटल सिंगुलरिटीज कितनी है वो एक ही है 0, तो सम ऑफ रेसिड्यू क्या आ गया? -2/3 ओनली, एंड इसका नेगेटिव जो होता है दैट इज रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। सो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी इज 2/3. क्लियर? द सम ऑफ ऑल द रेसिड्यूज इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इज 0. The sum of all the residues in extended complex plane is 0. फाइनाइट पार्ट में जो आता है उसी का नेगेटिव तो है इन्फिनिटी पे, उसको भी ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0. तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। The sum of residues in the extended complex plane is 0 provided the sum of residues in the extended complex plane, मतलब इन्फिनिटी भी शामिल कर लिया आपने, तो sum of residues in the extended complex plane is 0 provided the function has finite singularities. But the function has finite singularities. इसमें भी इन्फिनिटी एक पॉइंट होता है केवल, ठीक है। जैसे इस केस में भी एक ही सिंगुलरिटी आ रही है, 1/पॉलिनोमियल ले लेंगे यहां पर आप कोई 1/पॉलिनोमियल, कितनी सिंगुलरिटी आएंगी? फाइनाइट, और एक इन्फिनिटी वाले लेते हैं, तो इन पे रेसिड्यू प्लस इन्फिनिटी रेसिड्यू, जबकि सबका सम करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। वो यही तो बता रहा है कि सबके सम के नेगेटिव साइन बराबर, तो वहां अपोजिट वो है। क्लियर है? तो ये सम ऑफ रेसिड्यूज इन द प्रोवाइडेड फाइनाइट होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट हो जाएंगी तो चाहे बाउंडेड सेट हो चाहे अनबाउंडेड सेट हो, इफ सेट ऑफ सिंगुलरिटीज इज इनफाइनाइट, तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन या अगर ये सेट बाउंडेड हुआ तो फाइनाइट पार्ट में क्या आ जाएंगी? एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आ जाएगी, तो रेसिड्यू डिफाइन नहीं होगा। अगर अनबाउंडेड हुआ तो इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? नॉन आइसोलेटेड, तो सिंगुलरिटी डिफाइन नहीं होगा। बात समझ नहीं आ रही है? तो जो सिंगुलरिटीज पे रेसिड्यू निकालते हैं एक्चुअली, अब एक चीज देखिए, अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है ना तो प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं होता, तो रेसिड्यू क्या आ जाएगा? 0. क्लियर? तो जहां रिमूवेबल सिंगुलरिटी है वहां रेसिड्यू 0 होता है। एक तो ये हम लोग जानते हैं, और इसी के हेल्प से ये बोल देते हैं कि अगर सी में किसी पॉइंट पे फंक्शन रेगुलर है ना तो वहां भी रेसिड्यू 0 होता है। कि जो रेसिड्यू है ना, हमने वो इंटीग्रल से जो बच गया था उसको बोला है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो बचता क्या है? 0 क्लोज कर पे, तो रेसिड्यू वहां भी 0 बोलते हैं। लेकिन इन्फिनिटी एक ऐसी जगह है जहां पर रेसिड्यू नॉन जीरो हो सकता है इवन इफ फंक्शन हैज लिमिट एट दैट पॉइंट। जरा देखिए कि e टू द पावर 1/z fz, बताइए इस पे कहां सिंगुलरिटी है? 0 पे केवल। व्हाट इज रेसिड्यू एट इन्फिनिटी? व्हाट इज रेसिड्यू एट इन्फिनिटी? फाइनाइट पार्ट में एक सिंगुलरिटी, उस पर रेसिड्यू क्या है? 1. So what is at infinity? -1. So residue fz z equal to infinity is -1. See the character at infinity, g of 1/z, that is e to the power z, and limit z tend to 0 e to the power z is what? So this function has limit at infinity, but at infinity it has removable singularity. This function at infinity has, हम कैसे डिस्कस करते हैं? z की जगह 1/z कर देते हैं, देन वी टॉक अबाउट लिमिट और पोल और एसेंशियल। सो दिस फंक्शन हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, बट स्टिल व्हाट इज रेसिड्यू? -1.
इन्फिनिटी अकेली ऐसी जगह है जहां पर रिमूवल सिंगुलरिटी होने के बाद भी हो सकता है रेसिड्यू नॉन जीरो आ जाए। फाइनाइट पार्ट में अगर फंक्शन के पास रिमूवल सिंगुलरिटी है या रेगुलर है तो रेसिड्यू हमेशा जीरो आएगा। लेकिन एट इन्फिनिटी अ फंक्शन मे हैव नॉन जीरो रेसिड्यू इवन इफ इट हैज रिमूवल सिंगुलरिटी। समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी पे हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। क्लियर है यहां तक? तो क्या सोच रहे हो? पीछे क्या हो गया? लास्ट बेंच, हाँ पूछ लो। शर्मा गए। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई फंक्शन है उसका रेसिड्यू निकालना है किसी पॉइंट पे, तो क्या क्या टेक्निक हो सकती है, मुझे क्या सोचना चाहिए? या तो आप खुद सोचिए या बगल वाले से कहिए कि मुझे सोच के दे दे, तो वो तो करेगा नहीं। कंपनी उसका भी आपके जानबूझ चाहेगा आप गलत हो जाए आपका। ठीक है, आपके बगल में आपका दुश्मन बैठा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि अपनी एल्गोरिथम बनाइए हर टॉपिक में कि टू फाइंड रेसिड्यू व्हाट आई हैव टू डू, इट इज रिमूवल और पोल और एसेंशियल। रिमूवल जीरो, इफ इट इज पोल सिंपल और नॉट सिंपल। इफ सिंपल देन आई हैव अ फार्मूला, आई विल मल्टीप्लाई बाय जेड माई सेल्फ एंड फाइंड द लिमिट, डन। इफ इट इज पोल देन आइदर आई हैव फार्मूला और एक्सपेंशन, दोनों देख सकता हूं, और इंटीग्रल क्वोशिएंट फार्मूला। एट इन्फिनिटी मेरे पास क्या रूल है वो देख लिया मैंने, एट इन्फिनिटी। और एक सीधे फार्मूला आप लिख सकते हो, एक डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए, हम अगली क्लास में बात करेंगे। रेसिड्यू एफ जेड, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज माइनस रेसिड्यू 1/z स्क्वायर एफ 1/z, जेड इक्वल टू 0। नहीं, बेस्ट वही है, कोफिशिएंट 1/0 वाले उसमें ना, वो आपकी बुकलेट में है। बुकलेट में इसको मेंशन नहीं किया, पता नहीं क्यों, शायद ये मेंशन नहीं है बुकलेट में, ये मेंशन नहीं था। अदरवाइज गो थ्रू योर बुकलेट्स, इट हैज गुड इनफ कलेक्शन ऑफ द फॉर्मुलेशंस, उस पर फोकस कीजिए बस। उसके बाद रिटेन क्या कर रहे हैं वो यही, हाउ टू फाइंड। आपने आज ना इंटीग्रल पूछा था कि इस इंटीग्रल में हम ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं, या रेसिड्यू कल पूछ सकते हैं आप, या एप्लीकेशन ऑफ दोस्त रिजल्ट थ्योरम्स। कुल मिला के ना 2 पेज मैक्सिमम 3 पेज का कंटेंट बनता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अब ये तो नहीं लिख, उस कंटेंट में ये शामिल नहीं है कि इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज कर्व 0 इफ एफ इज एनालिटिक, ये तो पक्का शामिल नहीं है, इतना तो मतलब मान के चल सकते हैं। उसके अलावा कुल 3 पेज का कंटेंट बनेगा जिसमें आपको एल्गोरिथम्स होंगी, हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। इफ आई हैव टू फाइंड इंटीग्रल, या तो मन में होना चाहिए ऐसे करेंगे, इफ आई हैव टू फाइंड रेसिड्यू ये, और इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई फंक्शन देन दिस। तो 3 बेसिक आइडिया बनते हैं। आई हैव टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन, बार बार ये कर रहा है, देन एफ डज दिस, देन यू इज दिस, देन वी इज दिस, लगातार। आई हैव टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन, हाउ? सी क्लास थ्योरम्स, आइडेंटिटी थ्योरम, एक्सटेंसिव लिवोलिस थ्योरम, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी ऑफ जीरोस, ये सब मिलके आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं। दूसरा, अब ये आ गया इंटीग्रल, वो 5-6 रिजल्ट। थर्ड, रेसिड्यू, क्वेश्चन में रेसिड्यू भी पूछता है सीधे, रेसिड्यू क्या है, व्हाट इज रेसिड्यू। बट उसके अलावा भी इंटीग्रल चाहिए आपको ना, जैसे कुछ भी आप करने की कोशिश कीजिए घर पे, कल बात करते हैं। बाप रे, डिफिनेशन दे देते 5 मिनट में, लिख लीजिए, नए पेज से शुरुआत हो जाएगी। सेक्शन नेक्स्ट में एंटर कर गए हम लोग, लिस्ट लिखी थी ना, वी हैव एंटर इनटू नेक्स्ट सेक्शन, मैरोमॉर्फिक फंक्शंस, मैरोमॉर्फिक एंड रैशनल फंक्शन, सुपर हेडिंग।
मैरोमॉर्फिक एंड रैशनल फंक्शन, 16 फॉन्ट। कुछ लोगों का पेज अगर ऊपर पिछले पेज 2 लाइन लिखी होगी तो कितना गुस्सा आ रहा होगा, बताइए। पेज पलट दिया, पलटवा दिया सर ने। मैरोमॉर्फिक एंड, हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया करो, समझे। अगर कोई बुक, पूरी बुक भले वो 500 रुपए की हो और कंफर्म कर दे कि इस पेज से एक क्वेश्चन आएगा, और बुक आपको तभी मिलेगी जब खरीदोगे आप, तो सौदा बड़ा सस्ता है। इस हिसाब से 20-25 बुक से काम चल जाएगा, उसमें से एक एक पेज निकाल के रख लेंगे बाद में, यही तो होना होगा ना। तो कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस। अगर आपको ये इंश्योरेंस होता हो तो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, एक मिनट, किसी पॉइंट पे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इंक्लूड नॉट इन्फिनिटी, एंटायर किसी पॉइंट को उठाऊं, तो पॉसिबिलिटी क्या आती है, वो रेगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, या दोनों में कुछ नहीं है। हमें क्या पता, हमने मॉड जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर जैसे फंक्शन भी देखे हैं, कहीं सिंगुलरिटी नहीं, कहीं नाल्टिसिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है ना। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैरोमॉर्फिक, जो एंटायर सी में अब कोई भी पॉइंट उठाएंगे, उस पॉइंट पे या तो रेगुलर हो या नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी, मतलब या तो पोल और रिमूवल। ऐसे फंक्शन बोलते हैं मैरोमॉर्फिक। अ फंक्शन इज सेड टू बी मैरोमॉर्फिक इफ एट एनी पॉइंट z नॉट इन C, लिख लीजिए डेफिनेशन। अ फंक्शन इज सेड टू बी मैरोमॉर्फिक a function is said to be meromorphic if at any point z not belongs to C, either f is regular or has non-essential singularity। ये मेरी डेफिनेशन है। f is said to be meromorphic if at any point z not belong to C, either f is regular or has non-essential सिंगुलरिटी। अब जो डेफिनेशन मेरी क्या कह रही है, पोल हो सकता है और रिमूवल हो सकती है, ये दोनों हो सकती हैं, समझ गए। बुक्स में ऐसे दिया आता है कि पोल्स आर द ओनली पॉसिबल सिंगुलरिटीज, और ये जो लेके जाएगा वो पक्का साइन जेड अपॉन जेड को मैरोमॉर्फिक नहीं कहेगा। अगर आप वो डेफिनेट उठाओगे, आप कहोगे ये मैरोमॉर्फिक नहीं है, फिर तो है ना, जबकि ये मैरोमॉर्फिक है। ठीक है, जिन्होंने पुनुस्वामी साहब ने भी स्टार्ट ऐसे किया है, पर जब नीचे जाते हैं ना, फिर क्या देते हैं, यहां इसको ही मैरोमॉर्फिक माना जाएगा, बिकॉज बाय रीडिफाइनिंग वी कैन मेक इट रेगुलर, सो इट इज ऑल्सो अ मैरोमॉर्फिक। सो व्हाई यू टेक डेफिनेशन एज दिस पोल्स आर द ओनली पॉसिबल सिंगुलरिटीज, है ना। बच्चे तो है कंफ्यूज होते हैं, हम कह रहे हैं ना कहां बड़े होने चाहते हैं आप लोग, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेटर है क्लियर कट डेफिनेशन पार्ट डाल दिया जाए, द ओनली पॉसिबल सिंगुलरिटीज आर नॉन एसेंशियल, अदरवाइज इट हैज टू बी रेगुलर, या तो रिमूवल हो या पोल हो। ये एक्चुअली उन लोगों के चलते हो रहा है, बहुत लोग रिमूवल सिंगुलरिटी को मानते नहीं, सिंगुलरिटी बची दो ही, एसेंशियल और पोल। तो कह रहा है पोल्स आर द ओनली पॉसिबल, मतलब ऐसे आपको मना कर दिया, रिमूवल मानता नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है उसको। बट हम लोग जब लेके चल रहे हैं डेफिनेशन, तो उसको बेटर है कि शामिल कर लिया जाए। सो पोल्स आर द ओनली पॉसिबल सिंगुलरिटीज इफ वी टेक रिमूवल आर नॉट द सिंगुलरिटी। मेरी डेफिनेशन ठीक है, अगर उसके पास ये जैसे डेफिनेशन माइनस ये क्या है ना मैरोमॉर्फिक, यहां पे किस ऑर्डर का 0 है 3, यहां किस ऑर्डर 0 है 1, तो क्या हो गया रिमूवल सिंगुलरिटी। अब पोल ऑफ ऑर्डर 7, 3, 10, 7, सिंपल पोल, क्योंकि ये इसके बाद ऑर्डर 3 का है ना, दिस इज व्हाट ना, ऑर्डर 3 का 0 है ना, तो इसको आप बाय टेलर सकते हैं, तो z क्यूब इंटू 5z लिख सकते हो, और पावर 3 है अपॉन z टू द पावर 10, ये z टू द पावर 9 इंटू 5z क्यूब अपॉन z टू द पावर 10, ये अभी भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो उस फॉर्मेट में आ गया प्रॉपर्ली। सो मैरोमॉर्फिक फंक्शन उन्हें बोलते हैं जो पोल्स रखेंगे या रिमूवल रखेंगे, एसेंशियलिटी नहीं रह सकते। वो कहां, सी में, मतलब नोट लगा सकते हो, एट इन्फिनिटी मैरोमॉर्फिक फंक्शन कैन हैव एसेंशियल सिंगुलरिटी, एट इन्फिनिटी ओनली। अगर और प्रिसाइज होना चाहते हो,
एट इन्फिनिटी ओनली मैरोमॉर्फिक फंक्शन कैन हैव एसेंशियल सिंगुलरिटी। केवल इन्फिनिटी पे अलाउड है और कहीं नहीं। ठीक है, दो तीन छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। नंबर 1, ऑल द इंटायर फंक्शंस आर मैरोमॉर्फिक, नॉट कन्वर्सली। ऑल द इंटायर फंक्शंस आर मैरोमॉर्फिक, सिंगुलरिटी नहीं है, होगी तो इन्फिनिटी पे जैसी भी हो। एंटायर फंक्शंस आर मैरोमॉर्फिक, नॉट कन्वर्सली। एंटायर फंक्शंस आर मैरोमॉर्फिक, नॉट कन्वर्सली। ठीक है, कि जो मैरोमॉर्फिक है वो एंटायर होगा। 1/z-1 इज मैरोमॉर्फिक, 1/z-1 इज मैरोमॉर्फिक। ठीक है, जबकि वो tan z इज मैरोमॉर्फिक, जबकि एंटायर नहीं है। tan z इज मैरोमॉर्फिक ना। क्या है tan z? sin z अपॉन cos z। कहां तकलीफ है? जब cos z 0 होगा, जहां cos 0 होगा वो क्या बनेंगे? पोल, तो मैरोमॉर्फिक। ठीक है, रेशियो ऑफ मैरोमॉर्फिक फंक्शन इज मैरोमॉर्फिक कि नहीं? रेशियो ऑफ नॉट मैरोमॉर्फिक, एंटायर लिखिए, ज्यादा सुंदर लगेगा। सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो, सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो ऑफ एंटायर फंक्शन इज मैरोमॉर्फिक। कितना सुंदर है। सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो ऑफ एंटायर फंक्शन इज मैरोमॉर्फिक। एंटायर आएंगे नहीं आएंगे उनकी किस्मत है। वो रेशियो वाले में केस में फेल हो सकता है ना, बाकी में तो आ जाएंगे, बट फिर भी रहेंगे वो मैरोमॉर्फिक। एक और टर्म डिफाइन कर लीजिए, रैशनल फंक्शन, और फिर अगली क्लास में जाएंगे हम लोग। ठीक है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, a function is said to be rational if at any point in the extended complex plane, at any point in the extended complex plane, it is free from it is either regular or has non-essential singularity. At any point in the extended complex plane, it is either regular or has non-essential singularity. ठीक है, मतलब मैरोमॉर्फिक को तो इन्फिनिटी पे अलाउड था एसेंशियल रखना, इसको वहां भी अलाउड नहीं है। तो जो रैशनल होगा वो तो पक्का मैरोमॉर्फिक होगा, जो मैरोमॉर्फिक है उसका रैशनल होना जरूरी नहीं है। एंटायर फंक्शन का भी रैशनल होना जरूरी नहीं है। e⁻z का इन्फिनिटी पे एसेंशियल सिंगुलरिटी है ना। एक ये फोटो बना लीजिए, हम यहीं से कल क्लास शुरू करेंगे। ये m, ये R, M और E, मैरोमॉर्फिक, रैशनल और एंटायर। ठीक है, तो ये मेरा सारे मैरोमॉर्फिक है, ये मैरोमॉर्फिक है सारे। इसके अंदर यही जो मैरोमॉर्फिक होगा, जो रैशनल होगा वो मैरोमॉर्फिक, जो एंटायर होगा वो मैरोमॉर्फिक। तो रैशनल मैरोमॉर्फिक सबसे बड़ा सेट हो गया। अब इसके अंदर रैशनल और इसके अंदर एंटायर, हर रैशनल फंक्शन जरूरी नहीं है एंटायर हो। ये जो आ रहा है ये मेरे रैशनल, ये मेरे एंटायर और ये मेरे पी फॉर पॉलिनोमियल। बाकी तो लिख लेना, आर एंटायर, ये काम आ सकता है ये कंसेप्ट, हम इस पे शुरू करेंगे। मतलब रैशनल और एंटायर का जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो पॉलिनोमियल बनते हैं। अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, रैशनल भी होगा और एंटायर भी होगा तो उसको पॉलिनोमियल ही होना पड़ेगा। हम बाकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है।